बनारस के 80 घाट से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का सत्ता संघर्ष हम देख रहे हैं। बनारस के लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज बनारस की जनता, तालियां हो जाए बनारस के लिए, तालियां हो जाए। खास इंतजाम आज प्रशासन ने राज तिलक के इस प्रोग्राम के लिए किए हैं और तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ सुरक्षा हमें देने के लिए और यहाँ के लोगों के लिए भी मौजूद है। कार्यक्रम का कारवां शुरू होगा, तमाम मेहमान अलग अलग पार्टियों के हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जनता यहाँ पर पहुँच गई है और जनता से ही बातचीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी आ गए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से मेयर हमारे साथ राम गोपाल मोहिले साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तालियां बजाइए उनके लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव जी मौजूद है, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज राय धूपचंडी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सवाल लिए जाए। जनता से शुरुआत करते हैं और इसीलिए सबसे पहले आपके पास आते हुए पैर हटाइएगा। क्या लगता है आपको, केजरीवाल को यहाँ से लड़ना चाहिए? केजरीवाल जब दिल्ली की हो सके तो बनारस के क्या होते? ठीक है, यहाँ पर कई लोगों का मानना है, तो उसके लिए एक शुरुआती पोल कर लेते हैं। आप लोगों से मेरा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल को यहाँ से लड़ना चाहिए? अगर हाँ, चलिए रेफरेंडम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बनारस में, आप लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी की लहर है क्या उत्तर प्रदेश में? नरेंद्र मोदी की लहर है या नहीं है? अब दोनों में आप लोग, कई लोग हाथ उठा रहे हैं, इसीलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या होगा, किसकी लहर है और अरविंद केजरीवाल को लड़ना चाहिए? अरविंद केजरीवाल दिल्ली भागे हुए व्यक्ति है, यहाँ पे उनको कोई जगह मिलेगा। यहाँ सिर्फ मोदी जी विकास करा सकते हैं और कोई नहीं। मोदी यहाँ पर मोदी में हो गया पूरा वातावरण। ये मोक्ष की काशी है, यहाँ केजरीवाल जी के राजनीतिक मोक्ष होगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी का भारत से समाप्ति होगी। ये आज जरा इस हिस्से में भी आएंगे, इस हिस्से में भी जरा आएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ इधर सीढ़ियों पे जो लोग, जरा पीछे सीढ़ियों में जो लोग हैं, आज उनकी बात कही जाए। हम पूछते हैं कि मोदी जी ऐसा क्या कर सकते हैं? अभी मोदी जी के पास ऐसी क्या बात है? अब नेताओं के पास चलते हैं, नेताओं के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं है, अलका लांबा को यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए मेयर साहब, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक सेकंड, सवाल सुनिए। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो लोकतंत्र उसे इस बात की इजाजत देता है। काले झंडे दिखाना, किसी को सड़कों पर जलील करना, ये कौन सी राजनीति है? इसकी क्या जरूरत है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, हम लोग इस कार्य की निंदा करते हैं, लेकिन ये अक्सर अरविंद केजरीवाल के ही साथ क्यों होता है? हर बार क्यों होता है? जब कहीं और किसी नेता को और किसी के संग ऐसा क्यों नहीं होता? इसमें भी कुछ प्रश्न लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अलावा और किसी पर ऐसा नहीं कार्यक्रम होता है और वो पहले से कह भी देते हैं कि ये होने वाला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल हराते भी है ना, 28 सीटें उन्होंने दिल्ली में हासिल की। सबसे बड़ी चुनौती आपको उन्हीं से दिख रही है, इसीलिए उनके साथ होता है, क्योंकि ऐसा करने की मंशा जगती है। जहां तक आप, पहली बात तो उनके बारे में यहाँ चर्चा भी करना मेरे लिए अनुचित लग रहा है। जिस आदमी को दिल्ली की जनता ने एक सम्मान दिया, जो वादा करके भाग गया, उसने दिल्ली की जनता से जो वादा किया उसका हिसाब जनता लेगी ना। आप जवाब दीजिए, क्या आप लोग बनारस की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, पर्यटन में जो काम होना चाहिए, गंगा के लिए जो काम होना चाहिए, उससे संतुष्ट है? तो फिर ये सवाल तो मेयर साहब से ही पूछा जाएगा ना। मेयर साहब जवाब दीजिए, माइक लगाए, जवाब दीजिए मेयर साहब, जवाब दीजिए, माइक लगा। जहाँ तक माइक लगा है, बोलिए। जहाँ तक काशी के विकास की बात है, जहाँ तक विकास की बात है, आज तक बहुत, ये काशी जो है विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और इसके अंदर 20 साल से विकास की गति पकड़ी हुई है। आज अभी रविंद्रपुरी कॉलोनी में, लक्षा पे, आंध्रा पुल में अगर ये आधी घंटे की बरसात होती थी तो 2-2 दिन तक पानी लगता था। लक्षा पे अगर पानी
1 घंटे बरसता था तो लोग दुकान खोल के अपनी दुकान का सामान निकालते थे। हाँ। और दूसरी बात, बिना इनका सवाल, एक मिनट बड़ी गर्दी, जहाँ तक बड़ी गर्दी का सवाल है, बड़ी गर्दी में जाड़े के दिनों में लोग सारा पैसा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बनारस को नरक कर दिए। पंडित कमलापति पाठी के बाद में ये यहाँ लगातार विधायक मिल रहे हैं। एक विकास है, ये केवल अपने कॉलोनी का विकास नहीं है, अपने पार्क में अपने कॉलोनी का ही विकास है। लगातार झूठ बोलना है, न कोई विकास रहा है। बीजेपी लगातार चुनाव जीतती है, न कोई काम किया, न जनता विद्रोह और विद्रोह किया है जनता के। न बनारस के अंदर मोहल्ले की हो या मुरली मनोहर जोशी की हो, किसी सांसद भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों ने काम नहीं किया। हमेशा मुस्लिम क्षेत्रों के साथ उत्पीड़न का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और यहाँ के बुनकरों के लिए भी जब एनडीए की सरकार थी तब भी कुछ नहीं किया गया। ठीक है, बुनकरों से लेकर तमाम लोगों के लिए शिकायतें हैं यहाँ पर लोगों की, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी जरा सवाल जवाब किया जाए। पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ धूपचंडी साहब। यहाँ बनारस में तो खैर है ही नहीं आप लोग, बनारस में तो बिल्कुल ही अस्तित्व तो नहीं है आपका। ज्यादातर ये रहे हैं या फिर कुछ बार वो रहे हैं? नहीं, ये कैसे आपने कह दिया कि हमारा अस्तित्व नहीं है? हाँ। हमारा अस्तित्व है, और भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल दोनों एक सिक्के के। 2009 आप यहीं थे, 2009 आप यहीं थी, और मैंने आपसे कहा था कि किसकी सरकार बन रही है, आप 8 तारीख के बाद देखिएगा, और मेरी बात सच हुई। मैं फिर आपसे कहने जा रहा हूँ, आप भदोही लोकसभा जाके देख लीजिए कौन जीत रहा है, आप बगल की चंदौली कॉन्स्टिट्यूंसी जाके देख लीजिए कौन जीत रहा है, मिर्जापुर कौन जीत रहा है, सोनभद्र कौन जीत रहा है। ये केजरीवाल और मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल दोनों सिक्के के एक पहलू हैं। जब दिल्ली में समर्थन करके आंदोलन चला रहे थे तब केजरीवाल ठीक थे, आज केजरीवाल इनके सामने खड़ा हो गया तो केजरीवाल खराब है। मोदी जो हो रहा है ये सुनाई दे रहा है आपको? एकदम प्रायोजित है, और बात सुनिए, इनकी बात सुनिए। ये एकदम से प्रायोजित है, किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी को लड़ने नहीं देंगे, अब कोई काम नहीं करेंगे। देखिए पिछले 22 साल से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे नहीं है, इन 22 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन्हीं के लोग जीतते रहे, और शहर की दुर्दशा आप देख लीजिए। और आप पहले से चौथे स्थान पे नहीं आ पाए पिछली बार, वो ठीक बात है। अपनी दुर्दशा कांग्रेस की ऐसी जो हुई है उसकी क्या वजह है, उस पर सोच विचार करने से पहले आप लोग अटैक करते हैं। मैं चाहती हूँ कुछ और सवाल हम लोग लें, और इसीलिए इस हिस्से में जाते हैं। मैं चाहती हूँ कुछ लड़कियां यहाँ पर मौजूद है, लड़कियों की आवाज जाए। क्या है आपका मुद्दा, जाति, धर्म या मोदी, क्या है आपकी बात? मोदी तो ओनली पर्सन। हिंदी बोलो बेटा, हिंदी। ये एक ऐसा पर्सनालिटी है जो बनारस को चेंज कर सकता है। क्या कर देंगे नरेंद्र मोदी, ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे वो? गुजरात में उन्होंने चमत्कार किया, गुजरात में चमत्कार किया, वही चमत्कार वो यहाँ पे काशी में करेंगे। कुछ और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। किस तरह से भावनाएं उफान पर यहाँ पर है पता चल जाता है। 80 घाट पर लोग शांति में रहते हैं, लेकिन अब दिलचस्प कहानी होगी, क्योंकि अब अलका लांबा हमारे साथ आ गई है आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अलका लांबा जी का भी स्वागत कर दीजिए जरा तालियों से, क्योंकि सबसे मुश्किल सवाल ये ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल सवाल अलका लांबा जी को ही सामना करना है। सबसे मुश्किल सवाल आप ही को सामना करना है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर रेफरेंडम ही करना था, और वो भी ऐसे लोगों के बीच में जो ये टोपी पहने हुए हैं, तो उसके लिए दिल्ली से बनारस आने की क्या जरूरत थी? ये अंजना, मैं 5 दिनों से वाराणसी काशी की गलियों में घूम रही हूँ। यहाँ का यूथ जो है, बेनिया बाग का व्यापारी जो है, जो बुनकर समाज का है, मैं उससे मिली हूँ, मैं उन्हें उससे बात की है। ये जो बेनिया बाग में था वो वही था
जो इतने दिनों से सिर्फ विकास के नाम पर धोखा खा रहा है। ये वही युवा था आज जिसने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन ली है, जो आज भी बेरोजगार है। हम लोग विकास के नाम की लड़ाई लेकर यहाँ पर आए हैं। हम वाराणसी और काशी के युवा को बचने नहीं देंगे, क्योंकि हमेशा जो है धर्म की राजनीति लाकर, सांप्रदायिक की राजनीति लाकर युवाओं को बांटने की कोशिश की जाती है, विकास के मुद्दे से बांटने की कोशिश की जाती है। मैं यकीन करके कह सकती हूँ कि बेनिया बाग में एक एक आदमी जो था वो काशी की धरती से था। वो मुझे देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जाकर बताए अपने घरों से बाहर निकलकर कि बेनिया बाग में कोई और नहीं, काशी की धरती के लोग थे जो चाहते थे कि आम आदमी आए और उन्हें इस सांप्रदायिक ताकतों से मुक्त करा के एक बार फिर विकास के रास्ते पर लेकर जाए। करेंगे एक बार फिर से जाते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि आप ही लोगों के सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन संयम बरत के। जहाँ तक केजरीवाल का मैम सवाल है, सबसे पहले तो उसको रेशियो पता नहीं, रेफरेंडम करना चाह रहा है वो। 7,000 जनता वहाँ पे उपस्थित थी और यहाँ की जनता के साथ 16 लाख है, उनको पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर के हम पता करेंगे कि हम चुनाव लड़े या नहीं लड़ेंगे। एक मिनट वो रेफरेंडम करवा के कहा कि मैं चुनाव लड़ेंगे। ये एक दूसरे की टोपी बदल के सोचते हैं कि सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से बताना चाहता हूँ कि यदि वो गुजरात का 4 दिनों का दौरा किए हैं, 26 गांव घूमे हैं, तो एक नामांकन वो अपने किराए की टीम को लेकर बड़ौदा से भी कर दें। ठीक है, ये सवाल तमाम सवाल पूछेंगे, इस हिस्से में भी आते हैं, आराम से बैठ। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी की लहर है, अगर पूरे देश में मोदी की लहर है तो काशी से ही क्यों लड़ना चाहते हैं वो किसी बगल से? कि यहाँ क्योंकि सांप्रदायिक माहौल बना के हिंदू मुसलमानों का वोट बांट के भाजपा चुनाव जीतती आई है, सिर्फ यही कारण है मोदी का यहाँ लड़ना। वो चंदौली से लड़ा। ठीक है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। भाषण में मोदी साहब कहते हैं कि शौचालय महत्वपूर्ण है देवालय से, यानी विकास, लेकिन जब चुनाव लड़ना होता है तो वो चुनते हैं काशी, ताकि कट्टर हिंदुत्व का चेहरा सामने आए। कितना सच है? जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने सब काशी का सौभाग्य है, हम बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको, हम सब काशी वासियों को काशी में पैदा होने का सम्मान दिया। मैंने आपसे पूछा क्या, आप क्या बोल रहे हैं? दूसरा मैंने आपसे पूछा क्या, उसका जवाब दीजिए। उसी विषय पे आ रहा हूँ। काशी, जहाँ तक देवालय और शौचालय की बात है, उस बात का पहले ही क्लियरफाई हो गया है, घड़ी घड़ी बताने की जरूरत नहीं है, मोदी जी ने स्वयं उसका बता दिया था। चलिए ठीक, अगर आदमी दर्शन करने जाता है तो पहले हाथ धो के जाता है। अरविंद केजरीवाल को जो ज्यादातर लोगों की राय बनकर आ रही है, सबका कहना है कि काम के नाम पर क्या है उनके पास दिखाने को, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको इस तरह से चुनौती देनी थी तो अपनी ही टोपी वाले लोगों को लाकर यहाँ पर रेफरेंडम करेंगे। लड़तों को कहीं से भी सकते हैं, ये करने की जरूरत पता है। एक ढोंग देख रहे हैं लोग, उसका जवाब क्या? देखिए, ये ढोंग सिर्फ उन भाजपाइयों को लग रहा है, मोदी भक्तों को लग रहा है, जिन्होंने आज काली शाही फेंकी। हम इसका जवाब जो है, जिस दिन परिणाम आएगा, काली शाही को लाल शाही, लाल रंग में जो हमारा गुलाल है उसमें रंग कर हम जवाब देंगे। और मैं कहूंगी, मैं खुद दिल्ली से आती हूँ, गर्व है कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मिला। और मैं ये भी कहूंगी, ये वाराणसी की जनता ही है जो अरविंद को मुख्यमंत्री से अब इसकी बात प्रधानमंत्री बनाकर भी भेजेगी, क्योंकि आम आदमी सड़कों पर निकल चुका है। रंजना विकास की बात करते हैं, भाजपा का सांसद है, भाजपा के विधायक है, भाजपा का मेयर है। विकास काशी का, गंगा रो रही है, गंगा की गंदगी देखिए, शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूँ अब भी आप मोदी करेंगे, और मोदी जी तो 2 नाव में सवार है, बड़ोदरा से भी लड़ेंगे और वाराणसी से भी लड़ेंगे। वडोदरा से लड़ते जीतते प्रधानमंत्री बन सकते थे, वाराणसी आने के पीछे हमें एक साजिश लगती है। वो साजिश जो है, जो विकास का चेहरा है, नकाब है, उस नकाब को हम उतार फेंकेंगे वाराणसी के लोगों ने। कैंडिडेट, उम्मीदवार घोषित करने में डर रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं घोषित करने में डर है। तो क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है ना? ये सवाल है, क्यों इतनी देरी हो रही है? अब जब हमारा बम गिरेगा तो बड़ोदरा और काशी दोनों पर एक साथ गिरेगा, और मोदी जी कौन सा बम गिरेगा? दिग्विजय सिंह आपको बम लग रहे हैं? कल गिर जाएगा। कल ही गिरेगा? ये कह रहे कल बम गिरेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
समाजवादी पार्टी जो पूरा इतिहास है लोकसभा चुनाव का इस सीट के लिए बताता है कि बहुत नीचे हैं आप गड्ढे में। तो अगर तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं को रोकने का काम हमेशा से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती रही है। और केजरीवाल जी को समर्थन क्यों नहीं दे देते? अगर मोदी को रोकना इतना महत्वपूर्ण है, अगर मोदी को रखना इतना महत्वपूर्ण है तो आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है वो दिल्ली में भाजपा से मिलकर चुनाव लड़े, सरकार बनाए कांग्रेस से मिलके, उनको हम समर्थन दे रहे? वो सिर्फ नौटंकीबाज हैं। कुछ और सवाल जवाब लेते हैं। मैम, ये आम आदमी होने की बात करते हैं, ये बताइए कौन सा आम आदमी है जो कि अपनी आइडेंटिटी अलग से दिखाता है टोपी पहन के? कौन सा आम आदमी है ये? दिल्ली की जनता को पानी पिला नहीं पाई, हमारी काशी में पानी के नाम पे वोट नहीं देंगे हम। ये आम आदमी अगर केजरीवाल को अपनी राजनीति और देश की राजनीति करनी है तो बनारस को छोड़ किसी और जगह से चुनाव लड़े। क्यों? लोकतंत्र उन्हें इजाजत देता है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उनको देश के लिए कुछ करना है तो कहीं और से भी लड़ सकते हैं चुनाव, और देश के लिए कुछ भला कर सकते हैं, कहीं और से जाके चुनाव। और मोदी जी राज ठाकरे से हाथ मिला के आए हैं। उत्तर भारतीयों के सम्मान से मोदी जी ने खिलवाड़ किया है। उत्तर भारतीय उनको सबक सिखाएंगे बनारस में, और काशी में उनको मौत से जिलाने का काम करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि राज ठाकरे से हाथ मिलाना उनको भारी? नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, ये तय है। यहाँ से जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं सबकी जमानत जब्त होगी। केजरीवाल का यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल मोदी मोदी है वातावरण। अब अलका लांबा जी अपने दिल पर हाथ रखकर जरा ईमानदारी से बात कीजिएगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है बनारस की जो मैंने भी देखी है। बीएचयू में पहुंचकर या कई जगहों पर गलियों में जाइए, मोदी मोदी की गूंज लगने लगती है। क्या सभी को कार्यकर्ता बता देंगे आप लोग? सभी को कार्यकर्ता बता देंगे और आगे बढ़ेंगे? कार्यकर्ता ही नहीं मोदी भक्त है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता आज खुद भी मोदी के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने खुद जो मोदी सरकार के नारे को बदला और कहा मोदी सरकार नहीं भाजपा सरकार होना चाहिए। आपके जो काशी शंकराचार्य है उन्होंने आरएसएस से जाकर शिकायत की कि घर घर हर हर मोदी नहीं होना चाहिए, या हर हर महादेव का अपमान कर रहे हैं। आज कुछ लोग काशी के लोग खुद आज कोर्ट में भी पहुंचे हैं इस हर हर मोदी के नारे के खिलाफ। ये हर हर मोदी करके हर हर महादेव का अपमान है, वाराणसी वासियों का अपमान है। अलका लांबा जी का कहना है कि हर हर मोदी बंद होना चाहिए। हालांकि कल पूरे दिन बीते दिन इस पर विवाद रहा है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। पहली बात, मोदी जी ने इस बात को कह दिया कि जो है इस नारे के प्रति अगर सबकी बात राय लेकर सबका सम्मान करते हुए उन्होंने हर हर मोदी के साथ अपने समर्थकों से कहा ये नारे नहीं दी। जहां तक इसके सवाल की बात है, इसके डिबेट की बात है, तो इस पे डिबेट हो सकता है। ये साक्षाचार का पैसा है। आपने क्या कह दिया? नहीं, हर हर मोदी बड़ा अच्छा समझाया। नहीं होना चाहिए, फिर इस पे डिबेट भी करना चाहिए। इस पे डिबेट की गुंजाइश है क्या? एक व्यक्ति को आपने सबके ऊपर बिठा दिया, भगवान के भी। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे पे मोदी जी ने बोल दिया कि ये नारा हमारी पार्टी का नहीं है, और अगर समर्थकों ने उसके बाद उन्होंने समझाया व्यक्ति को सबसे ऊपर पहली बात कि जहां तक आप बोल रही हैं कि हर हर मोदी के शब्द पे हमारे नेता ने बोल दिया तो पदक्षेप हो गया। कार्यकर्ताओं से तब भी समझाने की बात कही गई। कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। केजरीवाल व्यक्तिगत हित के लिए आम आदमी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत, बिल्कुल गलत है। पढ़े लिखे लोगों के लिए मोदी जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों के लिए मोदी जरूरी है। क्यों? मोदी जी क्या कर देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के पास एक विजन है, जो विजन के आधार पे हम मोदी का सपोर्ट करेंगे। मैडम, मैं भाजपा वालों से पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शहर में 3 जनप्रतिनिधि, एक मेयर, एक सांसद बने, और एक मिनट और सड़कें खराब है। सवाल तो पूछने दीजिए उनको। बात है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता।
मैं इंडिया के सबसे बड़े गांव का रहने वाला हूँ और वहाँ पे सड़कें और सारी गलियां एकदम एक ग्रेड की बनी हुई है और यह भारत की सांस्कृतिक सवाल कीजिएगा खत्म। सांस्कृतिक राजधानी होने के नाते भी गांव के अपेक्षा यहाँ कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आम आदमी से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली वालों को चूतिया बनाए, यहाँ यूपी अब यहाँ क्या करने आए? यहाँ सिर्फ मोदी क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शासन व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगा, प्रशासन व्यवस्था कहाँ देखा? ठीक है, क्या सवाल? मेरा मोदी जी से एक सवाल है और यहाँ मोदी चिल्ला रहे सभी मेरे भाइयों से एक सवाल है कि आप बताइए, क्या मोदी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा? और बनारस में पिछले कई सालों से भाजपा कब्जा है, लेकिन वही भाई बहन अपने मुंह पे अपने नाक पे हाथ रख के इस सड़क पे चलते हैं। इतनी धूल इतनी गंदगी है, ये भाजपा के राज में हो रहा है। यहाँ न तो विधायक है, न तो सांसद है और न तो मेयर है सपा का। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैम पीछे चलते हैं, कुछ और हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो केजरीवाल जब दिल्ली नहीं चला सकते तो भारत को क्या चला सकते हैं? कि काम का अनुभव कश्मीर बांटने की बात करते हैं और सिंध को मिलाने की बात क्यों नहीं करती? किसको? कश्मीर बांटने की बात करते हैं केजरीवाल और सिंध को मिलाने की बात क्यों नहीं करते? आप पार्टी दिल्ली से धोखा देकर आई है बनारस पे, यहाँ की जनता उनको नापसंद करती है, ये लोग वापस चले गए। एक बार फिर से कंक्लूडिंग रिमार्क। इतना तो केजरीवाल समझ गए होंगे कि भारत के टट्टू नहीं है बनारस की जनता, यहाँ की जनता दिल से मोदी। बनारस और दिल्ली के बीच का फर्क, बनारस और दिल्ली के बीच का फर्क क्या आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा? यही है बड़ा सवाल। एक लाइन में जवाब मैं चाहती हूँ। बनारस और दिल्ली का फर्क क्या दिख रहा है? ईमानदारी जमीन आसमान का मैं कहूंगी, दिल्ली के आम आदमी ने परिवर्तन करके दिखा दिया है। सबसे बड़ा सबूत है, दिल्ली में भाजपा कांग्रेस का गढ़ तोड़ के आम आदमी आज वाराणसी का गढ़ तोड़ने आया है भाजपा का। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं। तालियां हो जाए बनारस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब राजतिलक का ये कारवां आज निकला है, बनारस को अलविदा कहेगा। हम कल पहुंचेंगे रोहतक और वहां की जनता से पूछेंगे कि उनके सांसद से उनकी क्या है उम्मीदें, और इसी पर चर्चा करेंगे। कल का कार्यक्रम राजतिलक का होगा रोहतक से। आज के लिए राजतिलक में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस वालों के लिए भी ताली बजा दीजिए भैया। आप देखते रहिए आज तक।